नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। राजस्थान में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, चुनाव परिणाम आ चुके हैं और काफ़ी हैरत अंगेज चुनाव परिणाम आए हैं। जितनी भी एग्ज़िट पोल की सूचनाएं थीं ये सब बिल्कुल ही पलट गई हैं। तो राजस्थान की बाजी एकदम से पलट गई है। एग्ज़िट पोल बता रहे थे कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। यहाँ पर बीजेपी की ही सरकार एक बार फिर से आई है। तो राजस्थान में ये सरकार क्यों बनी, कौन कौन बड़े चेहरे थे जो हारे हैं, कौन जीते हैं, किनका वोट प्रतिशत कितना रहा है, आइए आज पूरे राजस्थान के चुनाव पर बात करते हैं। और सबसे पहले अपन बात करेंगे उदयपुर वाटी की और इसके बाद फिर राजस्थान की बीजेपी की मुख्यमंत्री की रेस भी शुरू हो गई है कि सीएम यहाँ से कौन बनेगा। वसुंधरा राजे सिंधिया इस दौड़ में सबसे आगे हैं। तो ये सारी बातें अपन इस चर्चा में कर रहे हैं। यदि सबसे पहले अपन बात करते हैं तो अपने ज़िले की बात करते हैं झुंझुनू से। झुंझुनू में 7 सीटें विधानसभा की थीं, जिनमें से 5 में कांग्रेस जीती है। तो राजस्थान की बात करें तो यहाँ से तो बीजेपी जीती है, लेकिन उदयपुर वाटी से हो या झुंझुनू से हो, यहाँ पर कांग्रेस का ही दबदबा बरकरार रहा है। 5 सीटें जीती है कांग्रेस ने और भाजपा ने 2 सीटें जीती हैं। यदि कांग्रेस की जीती हुई सीटों की बात की जाए तो कांग्रेस जीती है झुंझुनू में, उदयपुर वाटी में, मंडावा में, सूरजगढ़ में और पिलानी में। जबकि भारतीय जनता पार्टी जीती है नवलगढ़ में और खेतड़ी में। अब यदि इनमें से एक एक की बात की जाए तो झुंझुनू में ब्रिजेंद्र ओला ये कांग्रेस से जीते हैं। इनको वोट मिले हैं 86,798 वोट और इन्होंने अपने निकट प्रतिद्वंदी बबलू चौधरी को हराया है, जो कि बीजेपी से थे। बबलू चौधरी को वोट मिले हैं 57,935 वोट। तो इस तरह यदि इनके जीत का अंतर देखा जाए तो बहुत बड़ी जीत इनको मिली है विजेंद्र ओला को, और जीत का अंतर जो है वो 28,863 वोटों का है। तो झुंझुनू से और सूरजगढ़ से कांग्रेस ने जो जीत का परचम फैलाया है, बहुत बड़ी जीत इन लोगों को यहाँ से मिली है। विजेंद्र ओला का शुरू से ही, कल सुबह से ही एक तरफा मामला था और फर्स्ट राउंड से ही ये लीड ले रहे थे, आगे थे और अंत तक ये लीड बनी रही। तो कांग्रेस के खाते में 7 सीटों में जो पहली सबसे बड़ी सीट गई और झुंझुनू मुख्यालय है, इसलिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है विजेंद्र ओला की। दूसरी बात करें तो ये है सूरजगढ़ का, आता है श्रवण कुमार नाम। सूरजगढ़ से श्रवण कुमार कांग्रेस के प्रत्याशी, ये भी जीते हैं, बहुत बड़ी लीड लेकर के जीते हैं। 37,414 वोटों से ये जीते हैं। तो ये भी ये सबसे बड़ी लीड तो इन्हीं की है, 37,414 है। ये जितने भी प्रत्याशी हैं सातों, इनमें सबसे अधिक वोटों से जीतने वाले श्रवण कुमार ही हैं। जबकि दूसरे नंबर पर विजेंद्र ओला जी हैं जो 28,863 वोटों से जीते हैं। तो सूरजगढ़ से भी एक तरह से कहें तो ये प्रचंड जीत मिली है श्रवण कुमार को, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। और इन्होंने अपनी निकट प्रतिद्वंदी संतोष अहलावत भाजपा की हैं, इनको परास्त किया है। संतोष अहलावत जैसा कि हम जानते हैं सांसद रह चुकी हैं और उनसे बीजेपी को काफ़ी आशाएं थी, लेकिन ये यहाँ से हार चुकी हैं। संतोष अहलावत को वोट मिले हैं 78,270 वोट। अब ये 2 सबसे बड़ी जीत हैं। इसमें यदि विजेंद्र ओला जी की बात की जाए, ये इतनी बड़ी जीत के साथ में जीते हैं, तो इसका मुख्य कारण तो यही बताया जा रहा है कि बबलू चौधरी जी को इस बार भाजपा ने टिकट दी थी, लेकिन भाजपा के ही यहाँ से बड़े कद्दावर नेता हैं राजेंद्र भांबू। जब उनको टिकट नहीं मिली तो फिर वो निर्दलीय के रूप में उन्होंने चुनाव लड़ा था, जिसके कारण झुंझुनू में जो भाजपा है ये 2 फाड़ हो गई, 2 भागों में विभक्त हो गई, जिसका फायदा मिला कांग्रेस को। श्रवण कुमार जो जीते हैं ये भी शुरू से नंबर 1 पर ही चल रहे थे और अंत तक ये बने रहे। तीसरा बहुत प्रसिद्ध नाम आता है रीटा चौधरी, मंडावा में भी बड़ा उलटफेर हुआ है। कांग्रेस में जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी ने यहाँ से, भाजपा ने यहाँ से नरेंद्र कुमार खीचड़ को उतारा था जो कि सांसद हैं। तो
बीजेपी को ऐसा लग रहा था कि नरेंद्र कुमार जो कि सांसद हैं, उन्हें मैदान में यदि हम लाएंगे तो रीटा चौधरी को कड़ी टक्कर मिलेगी और नरेंद्र कुमार जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी के सांसद नरेंद्र कुमार हार चुके हैं। यदि वोटों की बात की जाए तो रीटा चौधरी को मिले हैं 98,747 वोट और जबकि नरेंद्र कुमार को मिले हैं 80,030 वोट। इस तरह यदि जीत का अंतर देखा जाए तो रीटा चौधरी 18,717 वोटों से यहाँ से जीती हैं। और इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि सांसद के रूप में जब नरेंद्र कुमार जी सांसद बन गए थे तो उन्होंने अपने क्षेत्र पर उतना ध्यान नहीं दिया। जब हमारी वहाँ लोगों से बात हुई थी तो उन्होंने इनके प्रति काफ़ी असंतोष व्यक्त किया था। तो ये तीसरी सीट जो कांग्रेस ने यहाँ से निकाली है। और चौथी सीट बात करें पिलानी की, तो पिलानी से पितराम सिंह काला ये शुरू से ही आगे चल रहे थे और अंततोगत्वा ये विजय भी हुए। पितराम काला को वोट मिले हैं 72,835 और जबकि इनके प्रतिद्वंदी राजेश दहिया जो भाजपा के थे, इन्हें वोट मिले हैं, राजेश दहिया को इन्होंने हराया है। राजेश दहिया को वोट मिले हैं 57,970। तो जीत का जो अंतर रहा है वो है 14,845 वोटों का। 14,845 वोटों से पितराम काला भाजपा के नेता राजेश दहिया को हराकर यहाँ से जीते हैं। चौथी सीट ये हो गई। और पांचवी सीट की यदि बात करें जो कांग्रेस ने जीती है तो कोई कहने की ज़रूरत नहीं। उदयपुर वाटी की सीट जो कि इस बार न केवल झुंझुनू जिले की बल्कि पूरे राजस्थान की सबसे हॉट सीट बनी और सुबह से ही यहाँ पर बहुत ही रोमांचक मुकाबला चला, जैसे भारत पाकिस्तान के मैच में आखिरी ओवरों में चलता है। तो शुरू से ही जो अपने शुभकरण चौधरी जी हैं बीजेपी के और भगवाना राम सैनी हैं कांग्रेस के, इन दोनों में आगे पीछे ये चलता रहा। सबसे शुरू में तो भगवाना राम सैनी जी आगे रहे, इसके बाद में पहले राउंड की काउंटिंग में और दूसरे राउंड की काउंटिंग से फिर शुभकरण चौधरी जी आगे हुए। 15 राउंड तक वो आगे चलते रहे और फिर अंत में 4 बजे के आसपास जाकर के भगवाना राम सैनी जी विजयी हो गए और उनकी विजय की घोषणा होनी थी। लेकिन इसके बाद में फिर जैसा कि हम जानते हैं शुभकरण चौधरी जी ने रिकाउंटिंग की मांग की और ये सारा मामला रिकाउंटिंग में फंस गया और 4 बजे के बाद में दोनों ही पक्षों के कैंपों में तरह तरह की सूचनाएं आने लगी। 4 बजे भगवाना राम सैनी जी के पक्ष में जो उनके समर्थक थे मिठाइयाँ भी बंटने लगी थी और गाजे बाजे भी, आतिशबाजियाँ भी होने लगी थी। लेकिन 4 बजे के बाद में जब रिकाउंटिंग शुरू हुई तो शुभकरण चौधरी जी के गुढ़ा स्थित ऑफिस में और यहाँ उनके जहाँ भी समर्थक थे यहाँ मिठाइयाँ बंटने लगी, डीजे बजने लगे। लेकिन फिर रिकाउंटिंग जैसे जैसे आगे बढ़ती गई दोनों ही पक्षों में बिल्कुल ही खामोशी छा गई, पिन ड्रॉप साइलेंस छा गया। 4 के बाद 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे और इसके बाद 11 बजे जाकर के फिर भगवाना राम सैनी जी को विजयी घोषित किया गया। तो ये सबसे कम अंतर से जीतने वाले प्रत्याशी हैं। मात्र 418 वोटों से भगवाना राम सैनी जी यहाँ से जीते हैं। इसके बाद रात में ऐसी भी खबर आई कि ऊपर वाले बस स्टैंड पे 2 पक्षों के बीच में आपस में कुछ झड़प भी हुई और पुलिस का जाब्ता भी आया। और आज सुबह की यदि बात की जाए तो भी शहर में पुलिस जो है वो फ्लैग मार्च कर रही है। अभी स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्वक है, सब कुछ नियंत्रण में है। तो ये हो गई कांग्रेस की 5वीं सीट। और अब बात की जाए उन 2 सीटों की जहां पर भाजपा ने जीत दर्ज की है तो उनमें पहली सीट है नवलगढ़ की। विक्रम सिंह जाखल ने इस बार जबरदस्त जीत दर्ज की है कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजकुमार शर्मा के विरुद्ध। विक्रम सिंह जाखल को 1,12,037 वोट मिले हैं जबकि राजकुमार शर्मा को 88,857 वोट मिले हैं। यदि वोटों का अंतर देखा जाए तो ये भी काफ़ी बड़े अंतर से विक्रम सिंह जाखल यहाँ से जीते हैं। 23,180 वोट से इन्होंने यहाँ पर विजय प्राप्त की है। तो राजकुमार शर्मा जी का भी काफ़ी कद्दावर नेता है नवलगढ़ के, लेकिन इस बार जनता ने उन्हें अस्वीकार कर दिया और उसकी जगह कमल खिला है नवलगढ़ में। और कल भी काउंटिंग जब चल रही थी तो विक्रम सिंह जाखल भी शुरू से ही लगभग लीड बनाए हुए थे। फिर इसके बाद में राजकुमार शर्मा जी भी नंबर 1 पर आए तो इन लोगों में भी काफ़ी उठापटक चली। लेकिन अंततोगत्वा विक्रम सिंह जाखल भाजपा से नवलगढ़ में जीत गए हैं और इसके साथ बीजेपी को 1 सीट यहाँ से मिली। और दूसरा मामला आया है खेतड़ी का। खेतड़ी में भाजपा के धर्मपाल गुर्जर ये विजयी हुए हैं। इन्हें वोट मिले हैं 69,575,
575 वोट। जबकि इनके प्रतिद्वंदी मनोज घुमरिया जो बसपा के थे, इन्होंने मनोज घुमरिया ने इनको ज़बरदस्त टक्कर दी थी और बसपा ने भी काफ़ी अच्छा यहाँ प्रदर्शन किया था। मनोज घुमरिया जी को वोट मिले हैं 60,729 वोट। और इस तरह यदि वोटों का अंतर देखा जाए तो तकरीबन 8,846 वोट से धर्मपाल गुर्जर जो हैं ये जीत गए हैं बीजेपी से। तो बीजेपी के खाते में इस बार 2 सीटें गई हैं अपने ज़िले से, एक नवलगढ़ की और खेतड़ी की। खेतड़ी की जीत पर जो धर्मपाल गुर्जर जी के समर्थक हैं वो सुबह से ही वहाँ पर थे और शुरू से ही बिल्कुल नारेबाजी, जोश था, उल्लास था। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इनकी छवि भी बहुत अच्छी बताई जाती है और इन्होंने बहुत लंबे समय तक संघर्ष भी किया है। आपको बता दें कि ये 5वीं बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे और इससे पहले 4 बार ये चुनाव हार चुके थे। अब आप समझिए, इतने लंबे समय तक लगातार 4 चुनाव हारने के बाद 5वीं बार जो जीत मिली है तो वो बेमिसाल ही होगी। और इसके पहले की यदि बात करें तो खेतड़ी विधानसभा से ये 3 बार हारे हुए हैं और नीमका थाना से ये 1 बार चुनाव हारे हुए हैं। तो इनके समर्थकों में सुबह से ही जितना उल्लास था और इसके बाद में जैसे इनके जीतने की खबर आई, पूरे खेतड़ी में ही आतिशबाजी होने लगी, जश्न का माहौल हो गया, मिठाइयाँ खिलाई जाने लगी, डीजे गाजे बाजे ये सब बजने लगे। तो ये अपने उदयपुर वाटी का हाल था कल का। और आज जो रिपोर्ट है, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बात, नोटा। यदि नोटा की बात की जाए तो ये सबसे अधिक जो नोटा पड़े हैं ये उदयपुर वाटी में ही पड़े हैं, 1424। उदयपुर वाटी इस बार हर मामले में बड़ी रोमांचक, बड़ी हॉट सीट रही है। नोटा के मामले में भी जिले में देखें तो 1424 तो इसमें सिर्फ नोटा पर ही पड़ गए हैं। जबकि जीत का यदि आप अंतर देखें तो जो जीतने वाले प्रत्याशी हैं सिर्फ 418 वोटों से जीते हैं और 1424 अपने यहाँ से नोटा में पड़े। तो ये भी एक बात है कि ये वो लोग हैं जो किसी भी प्रत्याशी को पसंद नहीं करते थे। तो सबसे बड़ी जीत जो हुई वो हुई श्रवण कुमार की 37,414 वोटों से। सबसे छोटी जीत है उदयपुर वाटी में भगवानाराम जी की, ये हुई है 417 वोटों से। और सूरजगढ़ हो गया और झुंझुनू, ये दोनों बड़ी जीत हुई। अब यदि बात करते हैं अपन राजस्थान की, तो राजस्थान में स्पष्ट रूप से भाजपा की लहर रही है। मोदी जी का मैजिक बरकरार है, मोदी जी का जादू सर चढ़ के बोल रहा है, मोदी जी का नशा लोगों में सर चढ़ के बोल रहा है। और न केवल राजस्थान में बल्कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा ने इस बार जिस तरह से परचम लहराए हैं, प्रचंड बहुमत से भाजपा आई है। और मोदी का जो जादू है, मोदी की जो लहर है, वो कहर बन के टूटी है कांग्रेस पर। जबकि एग्जिट पोल कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में तो जो कांग्रेस सरकार है वो रिपीट होगी। राजस्थान के बारे में तो ये कहा ही गया था कि यहाँ पर इस बार रिवाज बदल दिया जाएगा 30 सालों का और राज जो है वो दोबारा आएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जनता ने रिवाज को कायम रखा है और राज को बदला गया है। इसी तरह मध्य प्रदेश की बात करें, बहुत हैरानी वाले नतीजे हैं। हालांकि शिवराज सिंह चौहान जो वहाँ के सीएम हैं बीजेपी के, वो बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन इस बार उनकी स्थिति कुछ डामाडोल लग रही थी। शिवराज सिंह व्यक्तिगत रूप से भी 1 लाख वोटों से जीते हैं। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की जो 230 सीटें थीं, इनमें बीजेपी को 164 सीट मिली है और कांग्रेस को 65। अब ये देखिए, 164 और 65 यानी कि 99 जो सीट हैं, इनसे इतना बड़ा अंतर है। प्रचंड बहुमत जिसको कहा जाता है, एक तरफा बहुमत जिसको कहा जाता है, जिसको कहा जाए कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में तो जो कांग्रेस है इसका सुपड़ा ही साफ हो गया है एक तरह से। और यही बात छत्तीसगढ़ के बारे में भी आप देखिए। छत्तीसगढ़ में कहा जा रहा था कि भूपेश बघेल जो वहाँ के कांग्रेस के सीएम है, उनकी सरकार दोबारा रिपीट होनी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। और मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल हैं, इनके नेतृत्व में जो सरकार थी वो हार चुकी है। यानी एक सीधी बात यह है कि कांग्रेस वहाँ पर हार चुकी है। 90 सीटें छत्तीसगढ़ में हैं, जिसमें 54 पर बीजेपी और 35 सीटों पर कांग्रेस आई है। तो 35 और 54, तो यहाँ पर भी अच्छे खासे बहुमत के साथ में भाजपा आई है। और तेलंगाना की जो चुनाव हुए थे, यहाँ पर जरूर कांग्रेस को बढ़त मिली है। और तेलंगाना में केसीआर जी की बहुत प्रसिद्ध नेता हैं और बहुत प्रसिद्ध सीएम भी हैं
इनका जो था कि इस बार इनकी सरकार रिपीट हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीआरएस जो इनकी पार्टी है वो 39 पर यानी 39 सीटों पर सिमट गई, जबकि कांग्रेस 64 सीटों पर यहाँ से आगे निकली है। तो तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है। जब एग्जिट पोल आए थे तो कांग्रेसियों में बहुत अधिक उत्साह भर गया था और ये कहा जा रहा था कि अब जो राहुल गांधी हैं उन्होंने जो हजारों मील की भारत जोड़ो यात्रा की थी और उसके बाद उनका उनको भी बहुत गंभीर नेता माना जाने लगा था। कांग्रेसियों को का ये कहना था कि अब राहुल गांधी का कद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा यदि राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में सरकार आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो गहलोत जी का जादू भी नहीं चला और राहुल गांधी की पदयात्रा भी कोई बहुत काम नहीं आई। एक बात स्पष्ट है कि बीजेपी की लहर अभी भी बरकरार है। 2024 के केंद्रीय चुनाव के लिए बीजेपी में बहुत अधिक उत्साह अब यकीनन भरेगा और मोदी जी की लहर अभी तक नहीं टूटी है। राजस्थान की यदि बात करें तो गहलोत को जादूगर कहा जाता है, लेकिन भाई साहब रिवाज के आगे जादूगर की जादूगरी फेल हो चुकी है और इस बार बीजेपी की बाजीगरी चली है, गहलोत की जादूगरी नहीं चली है। गहलोत जी ने 7 गारंटियां दी थी और वो उस 7 गारंटियों के दम पर मैदान में आए थे और कह रहे थे कि सरकार रिपीट करके दिखाएंगे, इतिहास और रिवाज को बदल के दिखाएंगे, लेकिन 7 गारंटियां फेल हो गई हैं। इन गारंटियों को ठुकरा दिया गया है। जैसा कि मोदी जी ये बार बार कह रहे थे कि रेवड़ी कल्चर ठीक नहीं है, तो जिस तरह से मोबाइल बटे और ये सारी चीज़ें थीं कि ये जनता को तात्कालिक सुकून दे देना या पैसे दे देना या मोबाइल दे देना, और उसके बाद में इन चीज़ों से मोदी जी का कहना था कि स्थायी रूप से देश का नुकसान होता है, ये रेवड़ी कल्चर नहीं होना चाहिए। और लगता है कि जनता को उनकी बात समझ में आई। ये भी उदाहरण दिए गए थे कि हम पाकिस्तान की हालत देख रहे हैं, बांग्लादेश की हालत देख रहे हैं, तो अंततोगत्वा ये चीज़ें खराब होती हैं। तो गारंटी की यदि बात की जाए तो 7 गारंटियां जो है गहलोत जी की फेल हो गई। गारंटी तो केवल मोदी जी ही हैं, मोदी जी ही थे। अब आगे 24 में देखते हैं 24 की क्या गारंटी है। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि राजस्थान में केवल एक गारंटी है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। बड़े बड़े यदि नेताओं की बात की जाए जिनकी हार ने सबको एकदम से चौंका दिया, तो उनमें भाजपा के राजेंद्र राठौर ये तारानगर सीट से हार गए। ये बहुत बड़ी विचित्र बात है कि राजेंद्र राठौर हार गए। इसी तरह सतीश पूनिया पूर्व अध्यक्ष भाजपा के, ये आमेर सीट से हार गए। राजेंद्र राठौर जैसे बीजेपी के दिग्गज हारे, सतीश पूनिया जैसे दिग्गज हार गए हैं। और कांग्रेस की यदि बात की जाए तो डॉक्टर सीपी जोशी कांग्रेस से यह हार गए हैं। और कांग्रेस के मिनिस्टर प्रताप सिंह खाचरियावास, जिनकी किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि ये भी हार सकते हैं, लेकिन ये भी हार चुके हैं सिविल लाइन से। तो और एक बहुत प्रसिद्ध जीत की यदि बात की जाए, एक नाम जो बहुत अधिक चर्चा में रहा दिया कुमारी का, राजकुमारी दिया कुमारी आमेर की। ये बीजेपी में बहुत तेज़ी से उभरता हुआ सितारा हैं और इस बार बीजेपी ने इनको टिकट दी थी विद्याधर नगर से, यानी कि जयपुर से ही इनको टिकट दी गई थी, जयपुर से ही इनको चुनाव लड़ाया गया था। दिया कुमारी भी बहुत भारी मतों से जीती हैं, तो बहुत तेज़ी से उभरता हुआ ये बीजेपी में सितारा है। 71,368 वोटों से दिया कुमारी जीती हैं। कांग्रेस की यदि हार की जब हम बात कर रहे हैं तो ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कांग्रेस में 26 मंत्री कांग्रेस के ये मैदान में थे इस बार, चुनावी अखाड़े में अपनी ताल ठोक रहे थे, लेकिन इनमें से 17 मंत्रियों को जनता ने नकार दिया। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ कि कांग्रेस के 26 मंत्रियों में से 17 मंत्री जो हैं ये हार चुके हैं। तो यदि इन जीत हार के कारणों की बात की जाए तो एक तो मोदी लहर जो है वो हर जगह है ही है, वो हम देख ही रहे हैं। फिर बीजेपी ने जो मुद्दे उठाए थे उनमें एक राम मंदिर का मुद्दा भी बहुत चला था। बीजेपी के जितने भी बड़े नेता राजस्थान में आए थे उन्होंने बार बार राम मंदिर का जिक्र किया, ये किया कि भाई राम मंदिर हमने बनवाया है। कांग्रेस ने तो ये कह दिया था कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है। तो एक तरह से जो गहलोत जी ने बार बार कहा कि बीजेपी ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रही है, पोलराइजेशन करने का प्रयास कर रही है, तो धर्म को और राम मंदिर को भी यहाँ काफ़ी हवा दी गई थी। और इसके साथ जो लाल डायरी का मामला था इसको भी काफ़ी उठाया गया, कांग्रेस के भ्रष्टाचार को भी काफ़ी ज़्यादा
जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और नेता हैं, इन लोगों ने इस मुद्दे को भी उठाया था, जनता के सामने इसको भी रखा था। और इसके बाद जो पेपर लीक का मामला था, ये भी पूरे चुनाव में सुर्खियों में रहा, हर जगह राजस्थान में सुर्खियों में रहा। पेपर लीक के मामले से युवाओं में बहुत अधिक असंतोष था। जैसा पेपर लीक राजस्थान में परंपरा बनती जा रही है, उससे बहुत अधिक असंतोष हुआ करता था। और इसके बाद में भी जो फर्स्ट टाइम वोटर्स थे, उनकी यदि बात की जाए तो इन लोगों ने तो चलो कांग्रेस में और बीजेपी में लगभग बराबर में ही वोट दिया है। तो प्रमुख मुद्दे जो चले थे वो यही चले थे। ये चुनाव मुख्य रूप से गहलोत बनाम मोदी हो गया था। तो एक तरफ गहलोत और एक तरफ मोदी जी थे। तो इसमें मोदी जी बाजी मारते हुए यहाँ से दिख रहे हैं। मोदी जी ने यहाँ से बाजी मार ली है। और इस तरह से चुनाव संपन्न होने के बाद में सभी रिजल्ट, सभी नतीजे अब हमारे सामने हैं। अब किसी भी कहीं कोई संदेह नहीं रह गया है। और अब जो 3 राज्य हैं वहाँ पर स्पष्ट रूप से बीजेपी की सरकार बन रही है। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन रही है। अब अपन यदि उदयपुर वाटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ से अपने विधायक तो हैं कांग्रेस के, और जबकि सरकार बनेगी बीजेपी की, तो आगे देखना है कि अपने क्षेत्र का क्या विकास होता है, किस तरह से विकास होता है। और भगवानाराम सैनी जी पर जो विश्वास जताया है जनता ने, उस विश्वास में वो कितने खरे उतरते हैं, कितनी योजनाएं हैं जो वो यहाँ पर ला पाते हैं, जनता की जो समस्याएं हैं उनको वो कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे उदयपुर वाटी में खासतौर पे पानी की, और उदयपुर वाटी, मैं पूरे क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर गाँव में गए थे, पानी की बड़ी जघन्य समस्या थी। भगवानाराम सैनी जी ने कहा भी था कि विधायक बनने के बाद मेरी पहली प्राथमिकता होगी इस पानी की समस्या को हल करना। तो खैर ये सब तो आगे देखेंगे। और अब जो राजस्थान में सबसे बड़ी कवायद शुरू हो गई है वो है कौन होगा सीएम। राजस्थान का सीएम, कई चेहरे हैं जो उभर उभर कर सामने आ रहे हैं, चर्चा में बने हुए हैं, जयपुर के राजनीतिक गलियारों में भी और दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में भी। जिसमें नंबर 1 पर तो जैसा कि हम सब जानते ही हैं वसुंधरा राजे जी हैं। इसके बाद में ओम बिरला जी हैं, ओम माथुर हैं, दिया कुमारी, जैसे कहा ये बहुत उभरता हुआ सितारा है, ये भी हैं, और योगी बालकनाथ भी हैं। तो अब सीएम कौन बनेगा, अगला वीडियो हम इससे संबंधित अपलोड करेंगे। तब तक देखते रहिए, बने रहिए तेजस न्यूज़ के साथ। यदि आपको वीडियो पसंद आते हैं, आप इन्हें पूरा देखते हैं, तो अधिक से अधिक इनको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए तेजस न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।